बच्चों, आज हम लोग बादशाह औरंगजेब का अध्ययन करते हैं और इसमें सबसे पहली चीज़ हमको इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में सबसे पहले हमको याद रखना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो आप याद रखिएगा, जन्म इनका पहले तो हम लोग डेट देख लेते हैं किस तिथि को हुआ था। तो आप बोलोगे कि सर ये 24 अक्टूबर को हुआ था। अक्टूबर 1618 को हुआ था। स्थान क्या है? तो आप कहेंगे कि सर दक्षिण भारत के दोहद में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता आप जान रहे हैं कि शाहजहां हैं और माँ इनकी मुमताज़ महल है। मुमताज़ महल, तो शाहजहां और मुमताज़ महल इन दोनों की ये छठी संतान है। क्लियर? और अब हमको ये चीज़ देखना है कि इनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं हो पाई थी। क्लियर? क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि पिता शाहजहां ने 1626 में विद्रोह कर दिया था। आप पढ़ चुके हैं क्यों विद्रोह किया था इन्होंने। नूरजहां की जो साजिश थी कि वो शहरयार को हिंदुस्तान का बादशाह बना चाहती थी और इस साजिश को शाहजहां अच्छी तरह से समझ चुके थे और इन्होंने 1626 में विद्रोह कर दिया था। तो जब विद्रोह किए थे तो इनके दमन के लिए, शाहजहां के विद्रोह का दमन करने के लिए महावत खां को नियुक्त किया गया था और महावत खां के सामने इन्होंने इलाहाबाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर शाहजहां को गिरफ्तार करने के बाद जब आगरा लाया गया था तो इनको अपने दो बेटे, एक दारा शिकोह और दूसरे हैं औरंगजेब, इनको बंधक के रूप में रखना पड़ा था और फिर इनको बालाघाट की जागीर दी गई थी। तो ऐसी स्थितियों में औरंगजेब की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई। क्लियर? और एक बात और भी था, पिता से भी इन दोनों की बड़ी दूरी रही है। जब पिता बादशाह बन जाते हैं, मतलब शाहजहां जब बादशाह बनते हैं, तभी इनका मिलन होता है। और अब हमको याद रखना है कि जो इनके शिक्षक थे, औरंगजेब के जो शिक्षक थे, उसमें दो शिक्षक महत्वपूर्ण थे। एक थे अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी और दूसरे थे हकीम गिलानी। अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी थे और दूसरे थे हकीम अली गिलानी। क्लियर? ये दो बड़े शिक्षक हैं। और इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और याद रखना होगा कि बादशाह औरंगजेब को कुरान और हदीस इनको ओरल मतलब मौखिक याद था और इसीलिए इनको लोगों ने जिंदा पीर तक कहा है। जिंदा पीर बादशाह औरंगजेब का, या बादशाह औरंगजेब अपने लोगों के बीच में जिंदा पीर के नाम से जाने जाते थे। फिर हमको एक चीज़ और याद रखना है कि बादशाह औरंगजेब नस्तलीक और शिकस्त के विशेषज्ञ थे। अब ये नस्तलीक और शिकस्त क्या है? आप कहेंगे कुरान को सुंदर लिखने की एक विधि है, या आप कह सकते हैं अरबी लेखन की एक विधि है। अब अगर हम बात करें कि औरंगजेब की पहली उपलब्धि क्या है, तो एक उपाधि है इनकी। तो आप याद रखिएगा कि इनकी पहली उपाधि है औरंगजेब की, जो
1933 में पिता और बादशाह शाहजहां ने दिया था, वह थी बहादुर की उपाधि। फिर इनको 1635 में 10,000 की मनसबदारी दी गई थी। ठीक है, क्या दिया गया था? 10,000 की मनसबदारी दी गई थी और इनको निर्देश दिया गया था कि वह बुंदेला नेता जुझारू सिंह के विरुद्ध अभियान करें। ठीक है, क्लियर, आप इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जुझारू सिंह के खिलाफ अभियान करें और इन्होंने सफल अभियान किया था। जुझारू सिंह को के जो बेटे हैं विक्रमजीत सिंह, जुझारू सिंह और विक्रमजीत सिंह दोनों को गोंड के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद, ठीक है, गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, लेकिन ये है कि गोंड के जंगलों में जब ये छिपे हुए थे तो औरंगजेब ने पूरे गोंड के जो जंगल हैं, गोंड के जो जंगल हैं, उनको घिरवा दिया था। और घिरवाने के बाद फिर उन्होंने किया क्या था, गोंडों ने किया क्या था कि इनकी हत्या कर दी थी और जो इनके सिर थे वह राजकुमार या शहजादे औरंगजेब के पास भेज दिया गया था। ठीक है, तो बच्चों ये था इनका बेसिक मैटर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन सरकारी पदों पर इनकी नियुक्ति हुई है और इन्होंने क्या वर्क किया है। ठीक है, अगर कुछ वर्क किया है तो क्या वर्क किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि औरंगजेब की जो पहली नियुक्ति होती है वह कब होती है? 1636 में होती है। देखिए, इनकी जो फर्स्ट नियुक्ति है वह 1636 से थोड़ा लंबा आएगा 1644 तक। ये क्या है? आप कहेंगे कि सर ये दक्षिण के सूबेदार हैं, दक्षिण के सूबेदार हैं। और आप जानते हैं कि मुग़लों के जो दक्षिण सूबा है उसकी राजधानी औरंगाबाद थी, औरंगाबाद थी। तो इन्होंने करीब 8 साल तक इन्होंने औरंगाबाद में अपने जीवन को गुजारा था, लेकिन 44 में ये वापस आ गए थे क्योंकि इनकी बड़ी बहन जहांआरा बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर 1645 में इनकी दूसरी पोस्टिंग होती है। ठीक है, और 1645 से लेकर के 47 तक ये गुजरात के सूबेदार थे। गुजरात के क्या हैं? सूबेदार हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है थर्ड पॉइंट में, ठीक है, कि इनको 47 में बुला लिया जाता है। 1647 में बुला करके इनको बल्ख की सूबेदारी दी जाती है। ठीक है, बल्ख के साथ आप बदख्शा भी कर सकते हैं, बल्ख और बदख्शा की सूबेदारी दी जाती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा समय तक नहीं रखे जाते। ठीक है, फोर्थ इनको जो पद मिलता है वो 1648 में मिलता है और 1652 तक वो इस पद पर रहते हैं। तो 1648 से और 1652 तक ये किस पद पर हैं? आप कहेंगे मुल्तान और सिंध के गवर्नर हैं। ये मुल्तान और सिंध के सूबेदार हैं, या गवर्नर आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, गवर्नर हैं। ठीक है, और जब वो इसी पद पर हैं, मुल्तान और सिंध के गवर्नर या सूबेदार के रूप में हैं, तभी इन्होंने 2 अभियान किया था, एक 1648 में और दूसरा 1649 में इन्होंने कांधार अभियान किया था। कांधार का असफल अभियान किया था। ठीक है, लेकिन जब ये असफल हो गए तो इनको 52 में फिर इनको 5 अगला पद दिया जाता है। 1652 से लेकर के 1657 तक ये दक्षिण के सूबेदार थे। और जब ये दक्षिण के सूबेदार थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था और वो था मुर्शीद कुली खां के माध्यम से दक्षिण की अर्थव्यवस्था को सुधारा था। मुर्शीद कुली खां के माध्यम से दक्षिण की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक सुधार किया था और यही मुर्शीद कुली खां है जिसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और अब हमारे सामने अगली बात आती है, ठीक है, कि देखिए उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध
किसके किसके बीच होता है। देखिए, जो औरंगजेब हैं, इनके पिता शाहजहां के बारे में 6 सितंबर 1657 को, ठीक है, जब वो झरोखा दर्शन पर नहीं आए तो अफवाह फैला दी गई कि बादशाह शाहजहां की डेथ हो चुकी है। तो ऐसी स्थितियों में जो शाहजहां के बेटे हैं, कौन कौन बेटे थे वो आप जानते ही हैं। एक है दारा शिकोह, बताया जा चुका है आपको, ठीक है, शिकोह। दूसरे हैं शाह शुजा और तीसरे हैं औरंगजेब और चौथे जो बेटे हैं इनके वो हैं मुराद, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले बता रखा था कि मुराद गुजरात में पोस्ट थे, गवर्नर थे वहाँ के। औरंगजेब भी दक्षिण के सूबेदार हैं, शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे और दारा शिकोह, ठीक है, ये है बादशाह शाहजहां के असिस्टेंट के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। और अंतोगत्वा ये युद्ध कई स्थानों पर लड़ा गया था, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बहादुरपुर से शुरू होता है, फिर धर्मत में आता है, फिर सामूगढ़ में आता है, फिर देवराई में आता है और अंतोगत्वा ये युद्ध जीत लेते हैं कौन? औरंगजेब जीत लेते हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप। तो जब औरंगजेब इस युद्ध को जीत लेते हैं तो आपको याद रखना होगा कि औरंगजेब ने पहले अपनी जो ताजपोशी किया था वह 21 जुलाई 1658 को किया था। 21 जुलाई 1658 को इन्होंने आगरा से अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। फिर इसके बाद एक और डेट आपको याद रखनी होगी और वो डेट है 5 जून। 5 जून 1659 को इन्होंने दिल्ली से अपनी दोबारा ताजपोशी किया था, क्लियर। लेकिन आपको याद रखना होगा कि बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी का विरोध मुल्क के या देश के जो सबसे बड़े सदर सदूर या धर्मगुरु हैं उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा भी था कि सर आप बादशाह नहीं बन सकते क्योंकि आपके पिता, ठीक है, शाहजहां जिंदा हैं। और आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि जहांगीर के जिंदा होने के कारण उनके बेटे खुसरो को सत्तासीन नहीं किया जा सका था, ठीक है। तो फिर औरंगजेब ने क्या किया था कि सदर सदूर का ही हत्या करा दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हत्या करा दिया था तो इससे एक असंतोष तो फैलेगा, ठीक है। अब इस असंतोष का समाधान इन्होंने कैसे किया? लोगों में जो मुसलमान थे, चरमपंथी थे, उन चरमपंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने सुधार किए थे, ठीक है। अब वो कौन कौन से सुधार किए थे वो अभी हम लोग बाद में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि जब औरंगजेब बादशाह बनते हैं तो उन्होंने कौन सी उपाधि को धारण किया था। तो आप याद रखेंगे कि इनकी टाइटल तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आलमगीर बादशाह गाजी, ठीक है, की उपाधि इन्होंने धारण किया था। वैसे मैं पूरा लिख देता हूँ, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन, ठीक है, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन, ठीक है, मोहम्मद औरंगजेब ठीक है। फिर क्या है? बहादुर, औरंगजेब बहादुर। फिर आता है आलमगीर, ठीक है। आलमगीर के बाद जुड़ जाएगा बादशाह गाजी, ठीक है। बादशाह गाजी की टाइटल को इन्होंने धारण किया था। आपको ये चीज़ याद रखना है, आलमगीर को याद रखना है, बहादुर को याद रखना है और गाजी को याद रखना है, ठीक है। किसकी टाइटल है ये पूछ देगा। बहादुर औरंगजेब की है, आलमगीर औरंगजेब की है, ठीक है। और गाजी की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या सुधार किया था, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इन्होंने सुधार क्या किया। तो देखिए, बादशाह औरंगजेब परिस्थितियों के उपज थे, ठीक है। औरंगजेब ने वही किया है जो परिस्थितियों ने उनसे कराया है, ठीक है। जैसे औरंगजेब खुद में बहुत अच्छे बीड़ा के प्लेयर थे,
बहुत अच्छा बीड़ा बजाया करते थे, लेकिन उन्होंने संगीत पर बैन लगा दिया था। क्यों बैन लगाया था? क्योंकि उनके जो शिक्षक हैं मीर मोहम्मद मासूम, ठीक है, उनके कहने पर उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे देखते हैं तो इन्होंने सुधार क्या किया। तो पहला सुधार आप याद रखिएगा, इन्होंने 80 करों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और इन 80 करों की जो सूची है वो कहाँ दी गई है? आप कहेंगे कि खफी खां की किताब है मुंतखब उल लुआब, मुंतखब उल लुआब किसकी किताब है? खफी खां की किताब है। और इस किताब के अंदर, ठीक है, इन 80 करों को समाप्ति की घोषणा की गई है, ठीक है। इन 80 करों की समाप्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कर नहीं रहेगा तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो बादशाह क्या होगा? बादशाह लोकप्रिय हो जाएगा। तो लोग क्या किए, जो औरंगजेब ने किया था लोग उसको भुलवा दिए, ठीक है। क्योंकि आप जैसा कि जानते भी हैं कि भारत की जनता कुछ भावुक जनता है और वह भूलती बहुत तेज है, ठीक है। और ये जनता भूल गई, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने सुधारों के तहत एक अधिकारी की नियुक्ति किया था, मोहतसिब की नियुक्ति किया था, ठीक है ना। तो ये मोहतसिब की जो नियुक्ति किया था वह किसके लिए है, क्या कार्य करना है मोहतसिब का? तो देखिए, मोहतसिब जो है नैतिकता का विकास करता था, नैतिकता के विकास के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। अब नैतिकता के विकास के लिए इन्होंने एक काम किया था कि जो तवाइफ होती हैं या वेश्याएँ हैं, ठीक है, इन वेश्याओं को इन्होंने निर्देश दिया था कि या तो आप शादी कर लें या साम्राज्य को छोड़ जाएं। जबकि इनके पूर्वज अकबर ने, ठीक है, इनके रहने के लिए शैतानपुरा नाम का एक नगर बसा दिया था। शैतानपुरा नामक नगर किसने बसाया था? आप कहोगे कि सर बादशाह अकबर ने बसाया था। लेकिन औरंगजेब जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और उन्होंने कहा कि भाई या तो आप मैरिज करो या तो छोड़ दो साम्राज्य को। सेकंड चीज़, मुहस्सिब का एक काम ये था कि मस्जिदों का विकास करना था, मस्जिदों का विकास करना और मंदिरों को, ठीक है, जो पुराने मंदिर हैं अगर ये गिर रहे हैं तो इनका पुनर्निर्माण न करने दिया जाए और नए मंदिरों को न बनने दिया जाए, ठीक है। और मंदिरों के प्रांगण में जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर नज़र रखी जाए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने एक काम और किया था, अपने शिक्षक मीर मोहम्मद मासूम जो कि नक्शबंदी सिलसिले के हैं। आपको सबसे पहली बात याद रखना है कि बादशाह औरंगजेब किस सिलसिले के अनुयायी थे? नक्शबंदी के अनुयायी थे और मीर मोहम्मद मासूम से बहुत प्रभावित थे। तो मीर मोहम्मद मासूम से प्रभावित होने के कारण इन्होंने क्या किया था कि एक क्रूर प्रथा जो गौ हत्या था, ठीक है, गौ हत्या प्रतिबंध लगा रखा था। और वही गौ हत्या प्रतिबंध तो बहुत पहले अकबर ने ही लगा रखा था, लेकिन इन्होंने इसको समाप्त कर दिया है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक काम और कर दिया कि जो संगीत है उसको भी साम्राज्य में प्रतिबंधित कर दिया था। और जब प्रतिबंध संगीत पर आरोपित होगा तो संगीत प्रेमी जो है, ठीक है, इसका विरोध करेंगे। एक संगीत की रानी का एक अर्थी निकालेंगे तो औरंगजेब उनसे कहेंगे, विरोधियों से कहेंगे या आंदोलनकारियों से कहेंगे कि ले जाओ इन्हें इतना गहरा दफन कर देना कि पुनः कभी न उठ पाएँ या कभी न निकल पाएँ, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर देवत्व की स्थापना होती है और एक अलग संप्रदाय यहाँ उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों का संप्रदाय उत्पन्न हो जाता है जो बादशाह को देवता मान करके, ठीक है, और उसी के दर्शन के बाद ही अपने जलपान को किया करते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इंसान में जो है ईश्वरत्व को देखा जाए, ठीक है। खैर, ये बढ़िया बात थी। और अगली बात थी कि इन्होंने ज्योतिष पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ज्योतिष से भागवाद का विकास हो रहा है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्मवाद से दूर जाता है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और प्रथा थी तुलादान को भी इन्होंने रोक दिया था, क्लियर है, तुलादान भी इन्होंने रोक दिया था। फिर एक चीज़ और उन्होंने किया था कि देश में समता स्थापित हो जाए, देश के अंदर समता स्थापित हो जाए, इसलिए उन्होंने सिल्क के कपड़ों को,
ठीक है, भारत के बाज़ारों में बिक्री पर रोक लगा दिया था। मतलब जो कच्छ में सिल्क बनता था, इसमें क्या किया इन्होंने कि उसे भारत के आंतरिक बाज़ार में, ठीक है, बिकने से रोक लगा दिया था। क्लियर। और समता के लिए उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, आप पालकियों से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। जुआ खेलना भी इनके काल में प्रतिबंधित था, ठीक है ना। और अब आपने ये जो सुधार देखा, इस सुधार के साथ साथ आपको एक चीज़ और जानना होगा कि जजिया। तो आइए हम लोग देखते हैं जजिया के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। जजिया, तो अब जजिया क्या है? किसी मुस्लिम राज्य में रहने पर गैर मुसलमानों से जो किराया लिया जाता है उसे जजिया कहा जाता है। इस जजिया कर को बादशाह अकबर ने, ठीक है, 1579 में समाप्त कर दिया था। लेकिन ठीक 100 साल बाद 1679 में, ठीक है, औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू कर दिया था। अब प्रश्न आता है कि औरंगजेब ने इसे शुरू क्यों कर दिया, ठीक है ना। क्लियर। तो आप याद रखिएगा कि जजिया को इन्होंने शुरू इसलिए किया था, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि जजिया को क्यों शुरू किया गया। तो देखिए, क्यों का आंसर तो औरंगजेब ने तो किसी से बताया नहीं कि मैंने इसलिए जजिया को लगाया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जजिया लगाने के पीछे कुछ विचार आते हैं। जैसे पहला विचार आता है ईश्वरदास नागर का, और दूसरा आता है साकी मुस्तैद का। तो ईश्वरदास नागर और साकी मुस्तैद ये क्या कहते हैं, ठीक है, दो बातें कहते हैं। ये इनका कहना है कि शरा का पालन कराना था। शरा का पालन कराने के लिए, शरा मतलब मुस्लिम कानून का पालन कराने के लिए, और हिंदुओं को उत्पीड़ित करने के लिए किया गया था। हिंदुओं को उत्पीड़ित करने के लिए किया गया था। अब सवाल यहाँ पर है कि भाई देखिए, पहली बात शरा का पालन कराना, तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में शरा का पालन कराना था इनका उद्देश्य? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये रियली पावर में कब आते हैं? आप कहिएगा कि सर 20 साल पहले आते हैं, मतलब 1659। ये देखिए 79 लिखा है और ये सत्तासीन होते हैं 1659 में। कौन? औरंगजेब। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून 1659 को इन्होंने अपना दिल्ली में राज्याभिषेक किया था या ताजपोशी किया था। तो अब प्रश्न आता है कि औरंगजेब को 20 साल बाद शरा की याद क्यों आ गई? 20 साल बाद आपको शरा की याद आ रही है, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पर है कि ये हिंदुओं को उत्पीड़ित क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये गलत हो रहा है, शरा का पालन वाला ये जो मैटर है ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर शरा का पालन कराना होता तो तुरंत कराते ना। लेकिन अब बात आती है कि हिंदुओं को उत्पीड़ित करना, उत्पीड़न करना। देखिए, ये चीज़ें कुछ हद तक सही आती हैं। क्यों आती हैं सही? क्योंकि देखिए 1678 में जसवंत सिंह की मौत हो गई थी। तो जब जसवंत सिंह की मौत हो गई थी, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 1678 से, ठीक है, जसवंत सिंह की जब मौत होती है तो उसी के साथ जो हिंदुओं की स्वामी भक्ति है, ठीक है, या राजभक्ति है, हिंदुओं में जो राजभक्ति थी ये कम होने लगी थी। तो औरंगजेब अच्छी तरह से जान चुके थे कि हिंदू हमारे हाथ से निकल रहा है। तो जब वो देख रहे थे कि हिंदू हमारे हाथ से निकल रहा है तो वो करना क्या चाहते थे? जो चरमपंथी मुसलमान हैं, कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उन कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने हिंदुओं को उत्पीड़ित किया था। क्योंकि जो चरमपंथी मुसलमान हैं ये इनकी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। चाहे देखिए चरमपंथी मुसलमान हो चाहे चरमपंथी हिंदू हो, ठीक है ना, वह चरमपंथी है ना, तो निश्चय ही वह दूसरों के प्रताड़ित करने में अपनी खुशी को देखता है, ठीक है। तो इसलिए वो इनको खुश करना चाहते थे, किसको? चरमपंथी मुसलमानों को। इसलिए उन्होंने जजिया को लगाया था। देखिए, एक तुर्की तोपची है मनुची, ठीक है। अब मनुची कहता है कि जजिया लगाने का पीछे था रिक्त कोष को खाली करना, रिक्त कोष को भरना था, ठीक है। यह जो खाली कोष है इसको भरने के लिए क्या हुआ, ठीक है, जजिया लगाई गई थी। देखिए, इससे भी कोई सहमति व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यदि उनको राजकोष भरने की इतनी ही चिंता होती बच्चों, तो वो 80 प्रकार के करों को समाप्त क्यों करते हैं, ठीक है।
या मान लीजिए रिक्त कोष है, भाई जजिया में कितना लिया ही जाता था। ठीक है, देखिए जजिया में लिया जाता था 48 दिरहम लिया जाता था, 24 दिरहम लिया जाता था दिरहम, और 12 दिरहम लिया जाता था। मतलब 3 रुपये, 6 रुपये और 12 रुपये लिया जाता था। रुपए में ये लिखा जाएगा 12 रुपया, 6 रुपया और 3 रुपया। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितना राजकोष भर जाएगा। ठीक है भाई, 80 करोड़ में आप 70 करोड़ को समाप्त कर दो। ठीक है, ये जो 10 कर आप बढ़ा देते, इससे आपका कोष भर जाता। तो एग्जैक्टली ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, अब जगन्नाथ सरकार कहते हैं कि देखिए हिंदुओं पर जजिया इन्होंने क्यों लगाया, ताकि लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा सके। ठीक है, क्लियर। तो इससे भी सहमति व्यक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों नहीं सहमति व्यक्त की जा सकती? क्योंकि देखिए एक छोटे से धन को चुकाने के लिए कोई व्यक्ति अपने धर्म को नहीं बदल सकता। ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जजिया का रियल जो सटीक कारण है वो क्या है? वो ये है, हिंदुओं को उत्पीड़ित करके मुसलमानों को अपना बनाना था। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब की को एक और पॉलिसी देख लेते हैं, और वो पॉलिसी क्या है? नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी देख लेते हैं कि क्या है नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी इनकी, औरंगजेब की। तो आइए देखते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, उत्तर पूर्वी नीति। तो हम लोग देखते हैं औरंगजेब की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी या उत्तर पूर्व नीति। ठीक है ना, उत्तर पूर्व नीति। क्लियर है, इतना हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्या, उत्तर पूर्व की नीति है क्या? ठीक है, तो देखिए जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे थे, अपने भाइयों के साथ ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय देखिए असम में कौन है? असम में एक वंश है, शान वंश है, और इसकी जाति है अहोम। ठीक है, और इसके राजा हैं कौन? जयध्वज। तो इन्होंने किया क्या था कि मुगलों का एक जिला है कामरूप, और इसी कामरूप पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। क्लियर। तो जब औरंगजेब जब बादशाह बन जाते हैं, तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर कौन है? तो आप कहेंगे सर वही मीर जुमला है। ठीक है, तो इस मीर जुमला को असम पर आक्रमण करने का निर्देश दे दिया था, या अहोमों पर आक्रमण करने का निर्देश दे दिया था। ठीक है, तो अहोमों की राजधानी थी गढ़गांव। ठीक है, और अहोम इसमें हार जाते हैं। लेकिन ये भी हमको जानना होगा कि मीर जुमला जीतते तो ज़रूर हैं, लेकिन जब वो नाव से बैठ करके ढाका की तरफ आ रहे थे, तो वहीं वो बीमार होकर के मर गए थे। ठीक है, क्लियर। तो ये थी इनकी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसीज़। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इनकी नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी क्या है, उत्तर पश्चिम नीति क्या है इनकी। तो आइए देखते हैं उत्तर पश्चिम नीति मतलब अफगानों के विरुद्ध नीति क्या है। तो हमने आपको शुरू में ही बता रखा था कि बादशाह औरंगजेब का अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन कौन है? तो ये कहा था कि न केवल औरंगजेब का अपितु पूरे मुगलों का दुश्मन कोई है तो अफगान थे। ठीक है, तो ये देखिए अफगानों ने मुगलों को कभी अपना दोस्त नहीं माना, कभी अपनी रहबरी उनकी स्वीकार नहीं किया था। तो आप कह देंगे नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी या उत्तर पश्चिम नीति। ठीक है, किसकी? औरंगजेब के काल में। तो इसमें होता क्या है? देखिए नॉर्थ वेस्ट में होता है बगावत। ठीक है, किसकी बगावत है? अफगानों की बगावत है। अब ये कौन कौन लोग हैं जो बगावती हैं? तो आप कहिएगा कि सर यूसुफजाई है, यूसुफजाई जनजाति है। ठीक है, और यूसुफजाई जनजाति का जो नेता है वो कौन है? आप कहेंगे कि सर भागू है। तो इन्होंने क्या किया था? औरंगजेब के खिलाफ
बगावत किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया था, इनके विरुद्ध, ठीक है, मीर जमला के बेटे अमीन खां को नियुक्त किया था, ठीक है, और ये सभी पराजित हो गए थे। यूसुफ जाई जनजाति बुरी तरह से पराजित हुई थी, ठीक है। आपने जब इतना कर लिया तो आप कह देंगे जब ये पराजित हो गए, ठीक है ना, तो दूसरी जो जाति है पश्चिम में अफगानों की है वो अफरीदी है। अफरीदी, ये अफरीदी लोगों ने 1671 में औरंगजेब के विरुद्ध बगावत किया था, ठीक है ना, क्लियर। और आप कह देंगे कि इनका जो नेता है वो अकमल था, अकमल अफरीदी, ठीक है। तो अकमल अफरीदी के विरुद्ध कौन भेजे गए थे, अमीन भेजे गए थे, लेकिन अफसोस कि अमीन या मुग़ल हार गए थे। तो अकमल ने क्या किया था कि जो मुग़ल सैनिक थे उनको दास बाज़ार में बेच दिया था। एक तो काम उसने ये किया था, और दूसरा बात ये थी कि बादशाह औरंगजेब को अमीन को छुड़ाने के लिए रिश्वत देना पड़ा था या फिरौती देना पड़ा था, ठीक है। अब एक और बगावत होती है खुशहाल खां या खटक जनजाति की बगावत है, ठीक है, ये भी अफगान है। इसके नेता जो हैं वो खुशहाल खां खटक हैं, खुशहाल खां खटक हैं। और इन्होंने बगावत तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन हमने यहाँ लिखा है 1675 से, ठीक है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस बगावत का दमन मुग़ल नहीं कर पाए या औरंगजेब नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो औरंगजेब की दक्षिण नीति है वह किसके विरुद्ध होती है। तो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वो है बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध दक्षिण नीति, ठीक है। तो बीजापुर है और गोलकुंडा के विरुद्ध है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीजापुर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके पहले भी हमने आपको बता दिया था कि ये दक्षिण की जितनी भी रियासतें हैं, सिया रियासतें हैं, मुग़ल विद्रोहियों के सरडाले रही हैं और, ठीक है, ईरान से ये निर्देशित होती रही हैं, क्योंकि यह ईसिया मतावलंबी हैं। तो ये लोग किससे प्रभावित रहे हैं, तो आप कह देंगे कि ईरान से ये प्रभावित रहे हैं। लेकिन आपको हमें बताना है कि देखिए जो बीजापुर के शासक हैं वो कौन है, सुल्तान कौन है, सिकंदर आदिल शाह है, सिकंदर आदिल शाह है। अब जो सिकंदर आदिल शाह हैं तो इनके ऊपर आक्रमण किया था किसने, खुद औरंगजेब ने किया था, ठीक है, औरंगजेब ने किया था। कब किया था, 86 में किया था। अब इसमें सिकंदर आदिल शाह ये गिरफ्तार हुए थे और इनको दौलताबाद के किले में भेज दिया गया था, ठीक है। और बीजापुर का विलय कर लिया गया था, किसमें, मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और इस प्रकार से, ठीक है, बहमनी राजवंश का एक स्टेट बीजापुर अब मुग़ल साम्राज्य में विलीन हो चुका था और उसने अपने जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसको खो दिया था, ठीक है। फिर देखिए गोलकुंडा है। तो गोलकुंडा में इन्होंने अभियान क्यों किया वो आपको पता ही है, कुछ चीज़ें तो पता ही हैं आपको कि भाई ये मुग़ल विद्रोहियों का सरडाला है, मुग़लों को नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो गोलकुंडा के सुल्तान हैं वो कौन है, तो आप कहिएगा, देखिए अबुल हसन कुतुब शाह हैं, अबुल हसन कुतुब शाह हैं। और इनके जो वजीर हैं ये अदन्ना और मदन्ना है, अदन्ना और मदन्ना है। अब ये अदन्ना और मदन्ना क्या है, ब्राह्मण हैं और ये करते क्या है कि पूरे के पूरे जो गोलकुंडा स्टेट है उसका हिंदूकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में बादशाह औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान किया था और गोलकुंडा को भी उन्होंने जीत लिया था, ठीक है। और गोलकुंडा को जीतने के बाद इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया था। लेकिन देखिए इस प्रकार से ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि तो है, क्योंकि जब शाहजहाँ थे तब भी इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान किया था, लेकिन जहांआरा बेगम के दबाव में आकर के शाहजहाँ ने युद्ध बंद करने का फरमान दे दिया था, ठीक है।
और इस प्रकार से इनका विलय नहीं हुआ था। लेकिन आज ये विलय हो चुका है। 86 और 87 में क्रमशः बीजापुर और गोलकुंडा का विलय हुआ था। लेकिन यह विलय एक बहुत बड़ी भूल थी। क्या बड़ी भूल थी? क्योंकि देखिए ये जो दोनों स्टेट हैं वो मराठों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करती थी। किसका काम करती थी? एक बिचौलिया स्टेट के काम करती थी। मतलब मुगलों के बीच में और मराठों के बीच में ये क्या था? एक मध्यवर्ती स्टेट था। ठीक है, तो जिससे क्या होता था कि मराठा और मुगल सीमाएं आपस में टच नहीं कर पाती थी। लेकिन जब इन्होंने इसका विलय कर लिया तो मुगल और मराठा एक दूसरे के पड़ोसी हो गए और मराठों ने अनवरत जो मुगलाई प्रांत हैं उस पर लूटपाट शुरू कर दिया और वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी भी धीरे धीरे वसूलना शुरू कर दिया। और ये मराठों से जो इनका युद्ध हुआ, ठीक है, इसके बारे में नेपोलियन ने भी कहा था, ठीक है, कि स्पेन के नासुर ने मीरा और दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का, ठीक है, पतन कर दिया था। ठीक है ना। अब हमारे सामने एक और आता है जाटों का दमन। ठीक है, औरंगजेब के काल में जाटों का दमन हुआ था। ठीक है, जाटों का दमन। तो बच्चों हमको याद रखना होगा कि जो जाट हैं इन्होंने बगावत क्यों किया कि आप दमन करने की बात आ गया। ठीक है, तो देखिए जाट मतलब मथुरा के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। तो देखिए मथुरा में एक मंदिर था, केशव देव राय मंदिर। केशव देव राय मंदिर था। अब ये जो केशव देव राय मंदिर है, एग्जैक्टली ये मंदिर, ठीक है, वीर देव सिंह बुंदेला ने बनवाया था और इसको बनवाने के लिए जो पैसा लगाया गया था वो अबुल फजल की लूट से आया था। अबुल फजल की हत्या जब वीर देव सिंह बुंदेला ने किया था तो जो लूट आई थी उस लूट से केशव देव राय मंदिर का निर्माण कराया गया था। और केशव देव राय मंदिर, ठीक है, यह जो मुगल विद्रोही हैं इनका शरणालय भी था। तो इसको नष्ट कराया जाए तो इसलिए आप याद रखिएगा 1669 में, 1669 में, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने मथुरा का फौजदार बनाया था किसको? अब्दुल नबी को मथुरा का फौजदार बनाया। ठीक है ना, अब्दुल नबी को मथुरा का फौजदार बना दिया था। तो आप याद रखिएगा कि जब ये अब्दुल नबी फौजदार बनकर आए तो इन्होंने केशव देव राय मंदिर को नष्ट कर दिया। तो यहाँ एक जाट नेता है गोकुल। गोकुल ने क्या किया? अब्दुल नबी की भी हत्या कर दिया और मथुरा की जो जामा मस्जिद है इसे भी ध्वस्त करवा दिया। फिर अब होगा क्या? औरंगजेब प्रतिक्रिया करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मथुरा के दूसरे फौजदार बनाए गए हसन अली। और हसन अली ने क्या किया कि गोकुल को क्या किया? सपरिवार इस्लामिक बना दिया था। ठीक है, और इसमें हत्या भी कर दी गई थी गोकुल की। ठीक है, लेकिन देखिए जो 1686 का वर्ष आता है इसमें जाटों के दो नेता उभर कर आते हैं। एक है राजा राम और दूसरा है रामचेहरा। राजा राम है और दूसरे हैं रामचेहरा। ठीक है, तो देखिए ये जो राजा राम और रामचेहरा हैं इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्होंने सिकंदरा में किसकी मज़ार थी? तो आप कहेंगे कि सिकंदरा में सर अकबर की मज़ार थी। तो इन दोनों ने क्या किया कि अकबर की मज़ार को खोद डाला। ठीक है, और खोद करके अकबर की अस्थियों को जला दिया। ये विवरण कौन देता है? तो आप कहेंगे कि सर यह विवरण जो है मनूची देते हैं। मनूची का कहना है ये सब चीज़ें कि सिकंदरा के में अकबर के मकबरे को खोदा गया और उसकी हड्डियों को तोड़ करके जला दिया गया। ठीक है ना। फिर औरंगजेब ने इनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई किया, लेकिन 1690 में, ठीक है, औरंगजेब पीछे हो गए क्योंकि 1690 में चूड़ामन जाट ने भरतपुर स्टेट की नींव डाल दी और औरंगजेब को इसके शिकार करने के लिए विवश होना पड़ा था। ठीक है, तो भरतपुर स्टेट का जनक कौन है? जाट नेता, ठीक है, चूड़ामन। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हमारे लिए क्या आ रही है वो जरा देखिए आप, सतनामियों की बगावत। तो हम लोग देखते हैं क्या है सतनामी की बगावत और कौन है सतनामी। तो देखते हैं सतनामियों की बगावत में,
ठीक है। सोलह सौ बहत्तर। ये जो सतनामी है ये कबीरपंथी है और इन्होंने नारनौल के सदर अमीन का जो प्यादा है, नौकर है, जिसे प्यादा कहते हैं, ठीक है, जब ये इनसे राजस्व की मांग करने गया तो सतनामियों ने क्या किया, इस प्यादे की हत्या कर दिया और इस मैटर को धार्मिक रूप देने की कोशिश किया, ठीक है। और ईश्वरदास नागर ने इसका विवरण दिया है। ईश्वरदास नागर की किताब है क्या, तो आप कहेंगे फतूहात आलमगीरी, फतूहात आलमगीरी, ठीक है ना, ये इनकी किताब है। तो इसमें वो सतनामियों को काफ़ी दुष्ट कहते हैं, ठीक है। औरंगजेब भी होशियार व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि अगर हम यहाँ किसी मुसलमान को भेजेंगे तो धार्मिक रूप ले लेगा, इसलिए उन्होंने सतनामियों की बगावत का दमन करने के लिए बिशन सिंह कछवाहा, जयपुर के राजकुमार बिशन सिंह कछवाहा को भेज करके और सतनामियों की बगावत का दमन कर दिया था, ठीक है। अब बच्चों हमारे सामने एक और मैटर निकल कर आता है, ठीक है, और वो आता है कि सिखों से इनके क्या संबंध रहे हैं, औरंगजेब के सिखों से क्या संबंध रहे। तो देखिए, जहाँ तक औरंगजेब का सिखों से संबंध की बात है तो उसके लिए आपको याद रखना होगा संबंध। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि सिखों के 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर पर आरोप लगाया था कि वे कश्मीर के जो हिंदू हैं उनको मुसलमानों के विरुद्ध भड़काते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया था, ठीक है ना। और फिर गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1675 में, ठीक है, इनको दिल्ली में कत्ल कर दिया गया था, ठीक है। बाद में गुरु तेग बहादुर के जो बेटे हैं वो हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब से, ठीक है, संघर्ष किया था, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ ये मैटर नहीं देंगे क्योंकि ये सिखों का मैटर है, ठीक है। सिखों में ही आपको इसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, ठीक है। और अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, बादशाह औरंगजेब और मराठा संघर्ष की बात अगर हम लोग करें तो आप याद रखिएगा कि जब औरंगजेब दक्षिण के सूबेदार थे तो उन्होंने 1657 में बीजापुर पर अटैक किया था। तो बीजापुर के पक्ष में शिवाजी आए थे, या आप कह सकते हैं मराठा आए थे, ठीक है। यहाँ बीजापुर भी खत्म होने वाला था और मराठे भी मार दिए जाने वाले थे, लेकिन यह युद्ध रोक दिया गया था। क्लियर? क्यों रोका गया था वो आपको हमने बता रखा है, ठीक है। जहारा बेगम के दबाव में, ठीक है, बादशाह शाहजहां के फरमान द्वारा ये युद्ध रोक दिया गया था। फिर जब ये औरंगजेब बादशाह बन जाते हैं तो इन्होंने 1659 में, ठीक है, अपने मामा शाइस्ता को भेजा था, ठीक है। किसके विरुद्ध भेजा था? शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। शाइस्ता खां जरूर आंशिक रूप से सफल हुए थे, लेकिन 1663 में शाइस्ता के हाथों शाइस्ता भी, ठीक है, भागने के लिए विवश हुए थे। हाँ, 1664 में औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था मराठों के विरुद्ध, और जयसिंह जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वो पुरंदर संधि, ठीक है, किससे करते हैं? आप कहेंगे कि सर शिवाजी के साथ, जयसिंह और शिवा के साथ। ये क्या हुआ था? शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? आप कहोगे कि सर 1665 में हुई थी, ठीक है। और इस संधि के अनुसार, ठीक है, जो शिवाजी के बड़े बेटे थे संभाजी, इनको पंच हजारी की मनसबदारी दी जानी थी, ठीक है, और शिवाजी को राजा घोषित किया जाना था। लेकिन इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर लेने के लिए
शिवाजी अपने बेटे संभा के साथ आगरा पहुँचे थे, लेकिन औरंगजेब पुरंदर की संधि की इस धारा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शिवाजी से उनके संघर्ष हुए थे। फिर शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के किले में स्थित जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जयपुर भवन राम सिंह के अधीन था। जय सिंह के बेटे राम सिंह इसके केयरटेकर थे। तो राम सिंह जो है मराठों के कट्टर समर्थक थे और इन्होंने क्या किया था कि शिवा और संभा को, ठीक है, बड़े आसानी से, ठीक है, निकाल दिया था, आगरा के किले से निकाल दिया था। फिर ये लोग कहाँ आए थे, शिवाजी कहाँ आ गए थे, अपने देश को वापस चले आए थे, मतलब महाराष्ट्र वापस चले गए थे। और जब ये वापस पहुँचे तो उन्होंने पुरंदर संधि की धाराओं को तोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा 1681 में बच्चों, ठीक है, औरंगजेब के जो बेटे थे, औरंगजेब के बेटे कौन हैं, अकबर। तो ये औरंगजेब के बेटे हैं अकबर, ठीक है ना। तो ये अकबर, ये दुर्गादास राठौर, मारवाड़ के जो वो हैं प्रधानमंत्री हैं, दुर्गादास राठौर, मारवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, दुर्गादास राठौर के साथ ये कहाँ शरण लिए थे, आप कहेंगे सर संभाजी के यहाँ शरण लिए थे। और अपने बेटे अकबर का पीछा करते हुए जब औरंगजेब यहाँ आ गए तो उन्होंने क्या किया था कि 1689 में इन्होंने संभा की हत्या करा दिया था। जब संभा की हत्या हो जाती है 1689 में, तो संभाजी की जो पत्नी है, ठीक है, ऐसोबाई, इन्होंने क्या किया कि 1689 से लेकर के 1707 तक, ठीक है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम को शुरू कर दिया था। ठीक है, क्लियर। और शुरू तो किया था इन्होंने 1689 में, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात के द्वारा ऐसोबाई, ठीक है, क्या हो गई थी, गिरफ्तार हो गई थी। लेकिन उनके जो वारिस आए थे राजाराम, और राजाराम की पत्नी ताराबाई, वो 1707 तक लड़ती रही। ठीक है, और अंतोगत्वा, ठीक है, बादशाह औरंगजेब महाराष्ट्र की राजनीति में उलझ करके रह गए। ठीक है, और जब वो महाराष्ट्र की राजनीति में उलझे तो वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे पाए, और ऐसी स्थिति में उत्तर भारत की रियासतें बगावती होती चली गईं, और यह मुगलों के पतन का एक कारक बन जाएगा। और इसीलिए औरंगजेब ने कहा था, ठीक है, कि स्पेन के नासुर ने हमारा और दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का विनाश कर दिया था। ठीक है, आप देखिए बादशाह औरंगजेब के जो अंतिम दिन हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो बादशाह औरंगजेब के जो अंतिम दिन हैं वो मराठों से संघर्ष करने में गुजरे हैं। ठीक है, मतलब देखिए 1681 से लेकर के और 1707 तक, अपनी मौत तक, लगभग 25 साल तक, ठीक है, औरंगजेब उत्तर भारत की राजनीति से दूर चले गए थे और ये मराठा राजनीति में उलझ करके रह गए थे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अपने अंतिम दिनों में बादशाह औरंगजेब अहमदनगर आए थे। ठीक है, और जब ये अहमदनगर आए थे तो यही अहमदनगर में इन्होंने अपनी अंतिम सांस लिया था और इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी। और उस वसीयत के आधार पर उन्होंने कहा था कि मुझे खुलदाबाद में, ठीक है, जैनुलदीन की मज़ार के प्रांगण में दफन कर दिया जाए। ठीक है, वसीयत में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि मुझे, ठीक है, कहाँ पर, खुलदाबाद में जैनुलदीन के मकबरे के प्रांगण में दफन कर दिया जाए। ये जैनुलदीन क्या है, एक संत है, सूफी संत है। ठीक है, उन्हीं के मज़ार के प्रांगण में दफन करने की बात इन्होंने कहा था। और ये कहा था, वसीयत में लिखा था कि मेरे जनाजे में जो खर्च आ रहा है वो मेरे जो पारिश्रमिक हैं उसी पारिश्रमिक को खर्च किया जाए, राजकोष का कोई धन खर्च न किया जाए, क्योंकि यह राजकोष का धन मेरा नहीं है, यह हिंदुस्तान की महान जनता का है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यह जो लाइनें हैं यह बहुत कुछ निर्देशित करती हैं औरंगजेब के दर्द को। ठीक है, तो औरंगजेब की एक ख़ास बात थी कि वह काफ़ी मेहनती आदमी थे और कुरान की आयतों को, कुरान की जो आयतें हैं
उसको बेचने के बाद जो उनको आय मिल जाती थी उससे, और फिर टोपियों को सिल करके जो पैसा मिलता था उससे इन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया था। और यही जो पैसा बचा था उसी को उन्होंने कहा था कि यही मेरा वेतन है, यही मेरी आय है, आप इसी को मेरे जनाजे में खर्च कर देना। ठीक है। और आप याद रखिएगा, इटली का एक चिकित्सक हुआ करता था करेरी, इटालियन चिकित्सक करेरी। ठीक है, कौन है? करेरी है। और करेरी भी किसका विवरण देता? बादशाह औरंगजेब की, ठीक है, सामर्थ्य और उनके जो परिश्रम है उसका विवरण देता है। ठीक है। तो बच्चों ये थे बादशाह औरंगजेब, ठीक है, जिस पर हमने पूरी व्यापकता के साथ आपको मैटर दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ हमने एक मैटर अवश्य छोड़ा है, ठीक है, राजपूत नीति, जिसे हम लोग अलग से कल्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।